रूल 17 क्या है? रोल ऑफ मीडिएटर और कंसिलिएटर। मीडिएटर और कंसिलिएटर का क्या रोल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वो वॉल्यूंटरी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, मतलब वो फैसिलिटेट करेगा कि आपस में अपने आप रिजोल्यूशन हो जाए, ठीक है, ऑफ डिस्प्यूट बाय पार्टीज एंड कम्युनिकेट द व्यू ऑफ ईच पार्टी टू द अदर। एक पार्टी का व्यू दूसरा पार्टी को कम्युनिकेट करना, असिस्ट दैम इन आइडेंटिफाइंग इश्यूज़, क्या इश्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करना, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैरिफाइंग क्या प्रायोरिटीज़ है, एक्सप्लोरिंग एरियाज ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड जनरेटिंग ऑप्शंस इन एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ही शैल नॉट इम्पोज any terms of settlement of the parties on the consent of both the parties may impose such terms for early settlement as it may deem. So इतना याद रखना, इसका रोल क्या है, वॉल्यूंटरी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट कराने की कोशिश करेगा, एक का कम्युनिकेशन दूसरा को कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा, असिस्ट करेगा इन आइडेंटिफाइंग इश्यूज, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैरिफाइंग प्रायोरिटीज, एक्सप्लोरिंग एरियाज ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड जनरेटिंग ऑप्शंस। ओके, parties alone responsible for taking, the parties shall be made to understand that mediator or conciliator facilitate in arriving at decisions to resolve the dispute and that he shall not and cannot impose any settlement, nor the mediator give any assurance that mediation shall result in a settlement, and मतलब वो बस सजेस्ट कर सकता है, वो अपना डिसीजन को थोप नहीं सकता है, पार्टीज ही डिसीजन लेगा। वो मीडिएटर और कंसिलिएटर का ये काम नहीं है कि वो थोपे अपना डिसीजन को, मेन डिसीजन जो होगा वो पार्टीज का ही होगा। इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है। ये कंप्लीट कब हो जाना चाहिए? मीडिएशन कंसिलिएशन हम लोग पढ़ा था 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। ट्राइब्यूनल या एपिलेट ट्राइब्यूनल चाहे तो उन लोग एप्लीकेशन दे के 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। पार्टीज़ को ऑब्वियसली गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए विद द इंटेंशन टू सेटल द डिस्प्यूट। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इम्पॉर्टेंट है कि मीडिएशन और कंसिलिएटर, ठीक है, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस रिसीव करेगा ना पार्टी से, वो एक पार्टी का दूसरा पार्टी को डिस्क्लोज करेगा, सो दैट दूसरा पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी रहे कि वो प्रेजेंट करना चाहता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा पार्टी बोल दे कि मेरा डिस्क्लोज मत करो, तब उस केस में वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। और जो भी रिपोर्ट्स या जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स मीडिएशन और कंसिलिएशन को मिला है, रिसीप्ट, ठीक है, मिला है, वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ठीक है, एंड उसको डिवल्ज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोस, मतलब उससे कुछ फ़ायदा उठाने का कोशिश नहीं करेगा। ओके, और पार्टीज़ भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। वो एक पार्टी का जो भी व्यूज़ है किस प्रोसीडिंग से रिलेटेड, एक पार्टी का जो भी व्यूज़ है उससे रिलेटेड, या जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किया है वो सब से रिलेटेड, वो सबको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। प्रपोजल मेड या एडमिशन मेड बाय अ पार्टी, एक पार्टी जो भी एडमिशन कर रहा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। कोई भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं होगा। प्राइवेसी मेंटेन किया जाएगा मीटिंग्स का, ठीक है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ। हाँ, इसमें मीडिएशन और कंसिलिएटर को प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो अगर गुड फेथ में काम करता है तो उसको सिविल या क्रिमिनल एक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगा, ना ही उसको समन किया जाएगा कोई सूट के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए, टू अपीयर बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल और एपिलेट ट्राइब्यूनल।
कम्युनिकेशन बिटवीन द मीडिएटर और कंसिलिएटर, जो भी कम्युनिकेशन होगा मीडिएटर या कंसिलिएटर एंड पार्टीज़ के बीच में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल या एपिलेट ट्राइब्यूनल को डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर डिस्क्लोज करना भी है कुछ कुछ मैटर्स को लेके तो उसको राइटिंग में करेगा। फिर वो जो भी डिस्क्लोज किया है वो फिर पार्टीज़ को या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को उसका कॉपी भेजेगा। ओके तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो वो कम्युनिकेट कर सकता है कि एक पार्टी आया नहीं, कंसेंट मिल गया, डिस्प्यूट सेटल्ड हो गया, या केस जो है ये मीडिएशन और कंसिलिएशन के लिए बना ही नहीं है। ओके क्या क्या करेगा कि एक पार्टीज आर फेल टू अटेंड, 2 कंजिक्यूटिव मीटिंग हो गया साहब, एक भी पार्टी नहीं आया, 2 कंजिक्यूटिव मीटिंग हो गया, एक भी पार्टी नहीं आया, उसको लेके डिस्क्लोज करेगा। या फिर कंसेंट हो गया, सेटल्ड हो गया, या फिर ये मीडिएशन और कंसिलिएशन का केस ही नहीं है। तो हम बोला था ना स्टार्टिंग में सेटलमेंट पास करता है, तो जो भी सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा आपस में वो राइटिंग में होगा एंड पार्टीज उसको साइन करेगा। जो भी एग्रीमेंट पार्टीज ने साइन किया है वो मीडिएटर और कंसिलिएटर को सबमिट करेगा, साथ में एक कवरिंग लेटर होगा जो साइन किया जाएगा एंड फॉरवर्ड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या एपिलेट ट्राइब्यूनल को। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है पार्टीज में बिटवीन द टाइम स्पेसिफाइड या जो भी टाइम एक्सटेंडेड है, तब मीडिएटर और कंसिलिएटर बोलेगा कि वो सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है एंड वो रिपोर्ट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ट्राइब्यूनल को या एपिलेट ट्राइब्यूनल को। ओके दिस इज सेटलमेंट एग्रीमेंट। जब कोई या तो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ या तो सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ। और सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ तो राइटिंग में लिखो, साइन करो पार्टीज और फिर मीडिएटर को दो, मीडिएटर कंसिलिएटर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल एपिलेट ट्राइब्यूनल को दे देगा। अगर नहीं हुआ तो फिर रिपोर्ट कर दो मैटर्स इन लोगों को। ठीक है, फिक्सिंग डेट ऑफ रिकॉर्डिंग सेटलमेंट। अब समझो सेटलमेंट हो गया, फिक्सिंग डेट फॉर रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑर्डर। सेटलमेंट हो गया तब सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्राइब्यूनल एपिलेट ट्राइब्यूनल जिसके पास भी आपका केस पेंडिंग था, उन्होंने एक डेट फिक्स करना है और 14 दिन के अंदर, जिस दिन आपको रिपोर्ट मिला है मीडिएटर और कंसिलिएटर का, ठीक है, 14 दिन के अंदर and on such date of the hearing if the central government or as mix is satisfied that the party have settled, वो ऑर्डर पास कर देगा ऐसा कि टर्म्स और सेटलमेंट टर्म्स हो गया बोल के। और अगर कुछ इश्यूज पे नहीं हुआ है तो वो इश्यूज रिमेनिंग इश्यूज पे डील करेगा। इस पर एक्सपेंसेस क्या होगा, जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो पार्टीज बियर करेगा इक्वली एज में बी डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हर एक पार्टी इक्वली बियर करेगा। ठीक है, और ये जो भी पार्टी है मीडिएटर और कंसिलिएटर अपॉइंट होने से पहले ही उन लोगों को पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी पे नहीं करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो मतलब अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दे सकता है। और इनफैक्ट जब तक तुम पैसा दे नहीं देता तब तक मीडिएटर और कंसिलिएटर बनेगा ही नहीं, इट इज शैल बी डीम्ड टू बी टर्मिनेटेड। इफेक्ट्स एथिक्स टू बी फॉलोड बाय मीडिएटर एंड कंसिलिएटर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या एथिक्स फॉलो करेगा, ड्यू डिलिजेंस फॉलो करेगा, नॉट कैरी एनी एक्टिविटी जो अनबिकमिंग है, इंटीग्रिटी और फेयरनेस होना चाहिए, एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग, फेयरली इन्वॉल्व, एडिक्वेटली क्वालिफाइड है, डिस्क्लोज करेगा अगर कुछ इसका इंटरेस्ट है तो, कम्युनिकेट अच्छा से करेगा, फेथफुल होगा विथ रेलिवेंट एप्लीकेबल लॉ, और रिकॉग्नाइज करेगा उसका क्या प्रिंसिपल है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है। ठीक है, अगर वो वायलेट करता है तो पार्टी चाहे तो इमीडिएटली रीजनल डायरेक्टर का नज़र में लाए। रिजॉर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, द पार्टी शैल नॉट, अच्छा जब उसका केस मीडिएशन या आर्बिट उसमें चल रहा है तब वो तब वो आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं जा सकता अगर उसका राइट्स अफेक्ट हो रहा है तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। मैटर्स नॉट टू बी रेफर्ड टू, कौन कौन सा मैटर्स है जो मीडिएशन और कंसिलिएशन के पास नहीं जा सकता, ऐसा मैटर्स जो इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है या फिर जो डिफ़ॉल्ट या ऑफेंसेस से रिलेटेड है जिसका कंपाउंडिंग
किया जा सकता है, या ऐसा मैटर्स जो सीरियस एंड स्पेसिफिक एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्जरी, इम्पर्सनेशन, कोयर्सन इन्वॉल्व है, या ऐसा केसेस जिसमें प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इन्वॉल्व है, या ऐसा केसेस जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये भी रट्टाफाई होगा। ऐसा केसेस जिसमें इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, डिफ़ॉल्ट या ऑफेंसेस इन्वॉल्व है जिसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है, सीरियस और स्पेसिफिक एलिगेशंस या प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। वो प्रोसिक्यूट हुआ है बंदा क्रिमिनल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का, तो उसको नहीं, या पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, रिवाइज कर लेता है मीडिएशन एंड कंसिलिएटर। 1 second, okay. मीडिएशन एंड कंसिलिएशन एक तरीका का डिस्प्यूट सेटल करने का और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज़म है, ताकि ये बर्डन रिड्यूस कर सकता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ का। ये एक तरीका का, यू कैन से, ये एक तरीका का नॉन एडजुडिकेटरी डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम है, जहाँ पे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अपना असिस्टेंस दे सके डिस्प्यूट को रिड्रेस करने का, पार्टीज़ को सुनने का, असर्टेन करने का, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस, नेचर ऑफ डिस्प्यूट आइडेंटिफाई करने का कि क्या रीज़न है कन्फ्लिक्ट का, एंड फाइनली एक एम्बिकेबल सेटलमेंट में पहुंचने का। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या है। अच्छा, इसका इम्पॉर्टेंस क्या था कि मीडिएशन और कंसिलिएशन लाया क्यों गया, ताकि स्पीडी सेटिस्फैक्टरी ट्रायल होए एंड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ सिविल केसेस। इसका 2 बेनिफिट था, पहला कि ये एम्बिकेबल सोल्यूशन पे आता है, दूसरा कोर्ट के पास और भी टाइम मिल जाता है कि वो दूसरा केसेस को डील कर सके। ठीक है, ये कोर्ट को सप्लीमेंट करता है, लेकिन ये कोर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोर्ट में क्या होता है, ये मेन अली आया क्यों गया था, ताकि कोर्ट में क्या था, बहुत डिले होता था, अनसर्टेनिटी होता था आउटकम का, इनफ्लेक्सिबिलिटी होता था रिजल्ट का, हाई कॉस्ट, डिफ़िकल्टी इन एनफोर्समेंट, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर। तो उसको हटाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन रिड्रेसल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लाया गया था मीडिएशन और कंसिलिएशन के थ्रू, ताकि ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कर सके, ताकि पार्टीज़ भी जो है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को वो कर सके, ताकि सल्यूशन फाइंड कर सकें, सेटलमेंट पे पहुंच सके। ये एक तरीका का प्रोफेशनली एंड मैनेज्ड नेगोशिएशन प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल मैनर में किया जाता है, ताकि एम्बिकेबल सेटलमेंट में पहुंचा जा सके। इनफैक्ट एक केस लॉ भी हुआ था, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वार के कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोला था कि जो भी केसेस ट्रेड, कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट या इवन टॉर्टियस एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो सब मीडिएटेड हो सकता है। नाउ इसका डिफरेंस पड़ता है। डिफरेंस क्या है, मीडिएशन जो है रिकॉग्नाइज हुआ था सीपीसी 1908 में, कंसिलिएशन रिकॉग्नाइज हुआ था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड लेटर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। मीडिएशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, मीडिएटर जो है असिस्ट करता है डिस्प्यूटेंट को टू रीच टू अ नेगोशिएबल सेटलमेंट। डिस्प्यूटेंट जो डिस्प्यूट है, पार्टीज टू द डिस्प्यूट। कंसिलिएटर ब्रिंग्स द डिस्प्यूटेंट टू एग्रीमेंट थ्रू नेगोशिएशन। मीडिएशन जो है वो सजेस्ट नहीं करता है मैनर ऑफ सेटलमेंट, लेकिन कंसिलिएटर सजेस्ट करता है मैनर ऑफ सेटलमेंट। जो भी डिसीजन होगा मीडिएटर का उसको सेटलमेंट बोलता है, जो डिसीजन होगा कंसिलिएटर का उसको अवॉर्ड बोलता है। ओके, इसके बाद इसमें ओके, सेक्शन 442 नाउ अब फास्ट ट्रैक मैनर में समझा रहा हूँ। सेक्शन 442 में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल स्टैब्लिश्ड करेगा जिसमें नंबर ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट होगा, जो कि मीडिएशन एंड कंसिलिएशन के नाम के द्वारा जाना जाएगा। अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल या एपिलेट ट्राइब्यूनल, कोई भी पार्टी चाहे तो वो अप्लाई कर सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल या एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास अगर उसका प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उन लोग
तीनों में से जिसके पास भी पेंडिंग है उसको अप्लाई कर सकता है, ताकि उसका केस रेफर किया जा सके मीडिएशन और कंसिलिएशन पैनल में, एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट में से एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल या एपिलेट ट्राइब्यूनल खुद भी सुओ मोटो भी मैटर को रेफर कर सकता है मीडिएशन और कंसिलिएशन में, एंड अकॉर्डिंगली एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लेगा। ये जो मैटर है ये 3 महीना के अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए, एंड जो भी रिकमेंडेशन होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल एपिलेट ट्राइब्यूनल को देगा। अगर कोई पार्टी अगर जो रिकमेंडेशन दिया गया है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो अग्रीव्ड पार्टी अप्लाई कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, इसका रूल शुरू होता है रूल 3 पैनल ऑफ मीडिएटर और कंसिलिएटर का। आरडी रीजनल डायरेक्टर फंक्शन में आ गया। रीजनल डायरेक्टर एक प्रिपेयर करेगा पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो विलिंग और एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज मीडिएटर और कंसिलिएटर। उसका नाम जो है वेबसाइट में डिस्क्लोज कर देगा। फिर रीजनल डायरेक्टर इनवाइट करेगा एप्लीकेशंस, ठीक है, कि जो भी बंदा अपॉइंट होना चाहता है भैया आओ। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो अप्लाई करेगा रीजनल डायरेक्टर को इन MDC 1 में, और एप्लीकेशन अगर रीजनल डायरेक्टर रिजेक्ट करता है तो उसको बताएगा कि इसलिए हम रिजेक्ट किया, रीजंस। हर साल रीजनल डायरेक्टर इनवाइट करेगा फरवरी में, फिर अपडेट करेगा। क्वालिफिकेशन वो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, हाई कोर्ट का जज रह चुका है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट का जज रह चुका है, या मेंबर और रजिस्ट्रार रह चुका है कोई भी ट्राइब्यूनल का जो नेशनल लेवल में कंस्टिट्यूट हुआ है, या ऑफिसर रह चुका है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज का, इंडियन लीगल सर्विसेज का लीगल प्रैक्टिशनर्स रह चुका है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, CS CMA रह चुका है जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है, या मेंबर या प्रेसिडेंट रह चुका है स्टेट कंज्यूमर फोरम का, या कोई भी एक्सपर्ट रह चुका है जिसने अंडरगो किया है ट्रेनिंग। डिसक्वालिफिकेशन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है और एडजुडिकेशन उसका एज एन इंसॉल्वेंट एंड इज पेंडिंग है, कन्विक्टेड है ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, रिमूव फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट, या पनिश हुआ है इन एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या रिलेटेड है। कब वो अगर कोई भी पार्टी है वो एग्री कर ले कि ये मेरा सोल मीडिएटर और कंसिलिएटर होगा तब उसको वो अपॉइंट कर लिया जाएगा, या फिर अगर एग्री नहीं करता तो दोनों अपना अपना करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोग का अपॉइंट कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा इन MDC 2। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन मिलेगा वो एक्सपर्ट अपॉइंट कर लेगा, या खुद भी वो कर सकता है सुओ मोटो। हाँ, रीजनल डायरेक्टर चाहे तो डिलीट कर सकता है पैनल से कोई भी पर्सन को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देगा। विड्रॉ कर सकता है कोई भी पर्सन अपने आप को पैनल से, और रीजनल डायरेक्टर उसको 15 दिन के अंदर रिमूव कर देगा, मतलब लिस्ट से एक्सपर्ट्स का। ड्यूटी ऑफ मीडिएशन और पैनल टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट, वो ऐसा फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं करेगा, मतलब अगर उसको लग रहा है कि उसका वो इम्पार्शियल होने वाला है या उसका इंडिपेंडेंस ख़राब होने वाला है, इम्पार्शियलिटी पे डाउट है, उसका इंडिपेंडेंस पे उसको डाउट है, तब वो डिस्क्लोज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड पार्टीज़ को, एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा को अपॉइंट कर लेगा, उसका विड्रॉ करके दूसरा को अपॉइंट कर लेगा। कैसे होगा, पहले डेट और टाइम वो फिक्स करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोग प्लेस फिक्स करेगा या उन लोग जॉइंटली एग्री करेगा, फिर जॉइंट मीटिंग होगा या सेपरेट मीटिंग होगा। सेशन का 10 दिन पहले ईच पार्टी को एक मेमोरेंडम सबमिट करना होगा, फिर और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी मांगे वो देना होगा। और अगर कोई पार्टी जो 2 मीडिएटर और कंसिलिएटर है तो उस केस में मीडिएटर और कंसिलिएटर का सुनने से पहले अपना पार्टी का सुनेगा। फिर मीडिएटर और कंसिलिएटर इंडियन एविडेंस एक्ट या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। ओके, या तो पार्टी पर्सनली प्रेजेंट होगा या थ्रू ऑथराइज अटॉर्नी, या उसको रिप्रेजेंट कर सकता है कोई भी ऑथराइज पर्सन, लेकिन परमिशन लेना होगा मीडिएशन और कंसिलिएटर का। अगर उन लोग बोले प्रेजेंट हो तो वो डायरेक्ट कर सकता है पार्टी टू अपीयर इन पर्सन। जो इंडिया में नहीं रहता वो मीडिएटर और कंसिलिएटर का परमिशन से ऑथराइज कर सकता है किसी भी पार्टी को अपॉइंट होने के लिए, मीटिंग के लिए, सेशंस के लिए। अगर तुम 2 कंसिक्यूटिव मीटिंग हो गया तुम नहीं आए तो उसको फेल्ड मीडिएशन और कंसिलिएशन माना जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव का असिस्टेंट लिया जा सकता है बिना
मीडिएटर और कंसिलेटर को रेफ़र किए तुम लोग आपस में भी सलाह मशवरा कर सकता है। मीडिएटर और कंसिलेटर का क्या रोल रहेगा, वॉल्यूंटरी रिजोल्यूशन कराने की कोशिश करेगा या फिर कम्युनिकेट करेगा विद ईच पार्टी। एक पार्टी का जो भी होगा दूसरा पार्टी को कम्युनिकेट करेगा। फाइन। एक्सप्लोर करेगा एरियाज, जनरेटिंग ऑप्शंस, अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, ये सारे। पार्टीज अलॉन्ग रेस्पॉन्सिबल है, मीडिएशन और अब थोप नहीं सकता सेटलमेंट, उन लोग खुद ही करेगा। टाइम लिमिट 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। पार्टीज़ को गुड फेथ में एक्ट करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होगा मीडिएटर और कंसिलिएटर को, पार्टीज़ को भी मेंटेन करना होगा, ये सारा एक्सप्रेस नहीं करना होगा। प्राइवेसी मेंटेन करना होगा, गुड फेथ में काम करना होगा। गुड फेथ मतलब इसमें जो है ना प्रोटेक्शन दिया गया है मीडिएटर और कंसिलिएटर को कि अगर वो गुड फेथ में काम करे तो उसके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल एक्शंस नहीं लिया जाएगा। जो भी उन लोग आपस में करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट नहीं करेगा, करता है मीडिएटर और कंसिलिएटर, तब उस केस में वो राइटिंग में करेगा एंड वो फॉरवर्ड कर देगा पार्टीज़ को या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को। ये सारे मैटर्स कि वो फेल हो गया, कंसेंट मिल गया, सेटल हो गया, ये सभी कम्युनिकेट किया जा सकता है और कुछ कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है। जो भी सेटलमेंट होगा राइटिंग में लिखो, पार्टी साइन करेगा उसका एग्रीमेंट, फिर तुम्हारा मीडिएटर और कंसिलिएटर को दे देगा, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। नहीं हुआ तो फिर वो रिपोर्ट कर देगा। सब जो हो गया तब उस केस में रिकॉर्डिंग सेटलमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेट फिक्स करेगा विद इन 14 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट एंड फिर एक ऑर्डर पास कर देगा। एक्सपेंसेस पार्टीज बियर करेगा, इक्वली बियर करेगा। जब तक पैसा नहीं दे देता तब तक शुरू नहीं होगा मीडिएशन और कंसिलिएशन। एथिक्स तो क्या है, ड्यू डिलिजेंस, अनबिकमिंग नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्लोज करेगा, कोई भी इंटरेस्ट है, विद इन द लॉ काम करेगा, ये सब है। जब तक उस